The first one is Mr. Somyendru Chatterjee. A little background about Somyendru. He has done his MBBS from Delhi University, so doctor है actually. And बाद में उन्होंने अपना MBA किया हुआ है from Delhi and joined ITC in the marketing function. वो currently business development manager है in ITC's PSPD, which is Papers and Special Papers Division. द सेकेंड दूसरे जो आए हैं आईटीसी से उनका नाम है शिवा कुमार. शिवा कुमार ने उनका BE इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है. एंड उनका प्रीवियसली उन्होंने काम किया हुआ है सिग्वा किंग्स में, ऑल्सो बहरीन में काफ़ी काम किया हुआ है, और वो टेक्निकल सर्विसेज मैनेजर है फॉर द वेस्ट रीजन फॉर ITC. सो प्लीज़ गिव हिम अ वेलकम फ्रॉम एवरीवन. Thank you so much. Thanks for having us. तो जैसे मिसला बता चुके मैं और शिवा दोनों ITC से हैं, बट इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी ITC स्पेसिफिक नहीं है. हम यहाँ पे मेनली जो आपको रन थ्रू करेंगे, इट्स अबाउट पेपर क्या होता है, पेपर बनता कैसे है, और प्रिंटिंग शॉप फ्लोर पे पेपर को यूज़ करने में आपको क्या छोटे मोटी दिक्कतें आ सकती हैं और आप उसको कैसे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं. आइडिया यही है. इट्स नॉट अबाउट ITC, इट्स नॉट अबाउट अस. तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम बात करेंगे पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक आपको बताएंगे, बिकॉज सबको पता है कि पेपर लकड़ी से बनता है. तो वील ट्राई टू गिव यू अ रफ आइडिया कि लकड़ी से पेपर कैसे बनता है, और उसके बाद पेपर पे क्या क्या क्वालिटी टेस्ट होते हैं. आप लोगों ने काफ़ी बार, अगर आप काम करते हैं पेपर के साथ, तो आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकेशन शीट होता है. स्पेसिफिकेशन शीट्स पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कैलिपर, स्टिफनेस, कॉब. तो आपको शायद कभी लगे कि ये क्या है, मतलब, और इससे मेरे प्रिंटिंग से क्या लेना देना. तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इससे आपके प्रिंटिंग से क्या लेना देना है. और अलग अलग टाइप के पेपर बोर्ड कौन से होते हैं. रिसाइकल्ड ग्रे बैक, वाइट बैक, हमारे यहाँ डुप्लेक्स बोलते हैं, या फिर FBB बोलते हैं. तो वो उसमें फ़र्क क्या होता है वो बताएंगे आपको. और फिर उसके बाद इनका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में आपको दिक्कतें अगर आती हैं कुछ कुछ छोटी, तो आप अपने आप ही उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. पहले ये देखने के लिए कि पेपर क्या होता है, एक्चुअली मेरे पास ये रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, लेकिन लकड़ी जनरली ऐसी ही होती है. तो मैं कुछ पीसेस लेके आया हूँ. ये तो बारिश में जो गिर गई थी वही है, बट हमारे यहाँ पे जो यूज़ होता है, मतलब you can just take a piece each, a small piece. No. It's just a representation. I picked it up. We got it picked up from near our office. तो पेपर से, लकड़ी से जब पेपर बनता है तो वो लकड़ी ऐसी ही दिखती है. It's just that वो बड़ा पेड़ होता है. ये हमने छोटा सा ब्रांच लिया है, बट वो बड़ा पेड़ होता है. 3 टाइप के पेड़ यूज़ होते हैं, यूकलिप्टस, कैजुरिना, सुबाबुल इंडिया में. हाँ, मतलब इससे इतना पतला नहीं, इससे जाड़ा होगा. पूरा पेड़ होता है. तो यूकलिप्टस का पेड़ इतना करीब जाड़ा होता होगा. तो पूरा उसमें ब्रांचेस वगैरह नहीं होते, सीधा एक पेड़ होता है. उसका फोटो भी आएगा अभी. तो इसमें से क्या करते हैं बेसिकली, जो बाहर आपको ब्राउन दिखता है, इसको बार्क कहते हैं. तो बार्क को हम हटा देते हैं, उसको डीबार्किंग बोलते हैं. और अंदर आपको जो वाइट दिखता है, वाइट या ब्राउन कह लीजिए, उसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है ये सेल्यूलोज, और एक होता है लिग्निन. तो पेपर बनाने में हम क्या करते हैं कि इसमें से हमको सेल्यूलोज चाहिए होता है. तो ये ऐसे पेड़ का फोटो दिखा रखा है. आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें आपको सेल्यूलोज और लिग्निन मिलेगा. अगर एक बार आपने बार्क हटा दिया, तो बाहर का जो ब्राउन छिलका होता है उसको हटा दिया, तो अंदर 2 टाइप के फाइबर है, लिग्निन और सेल्यूलोज. हमें क्या करना है, हमें लिग्निन को हटाना है और सेल्यूलोज को एक साथ जोड़ के पेपर बनाते हैं हम लोग. तो ये इसमें से जो फाइबर निकलता है उसको माइक्रोस्कोपिकली दिखाया हुआ है यहाँ पे. तो ये बहुत सारे सेल्यूलोज फाइबर जुड़ के, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा. तो ये बहुत सारे सेल्यूलोज फाइबर है जो एक साथ जुड़ के पेपर बने हुए हैं. तो हम जिस पेड़ की बात कर रहे थे, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये यूकलिप्टस पेड़ यूज़ होता है. तो इसमें आप देखेंगे ब्रांचेस वगैरह नहीं होता, इसलिए पेपर मेकिंग के लिए आसान भी होता है ये. तो ये पूरा जो लॉग है वो कट के पेपर इंडस्ट्री में जाता है. अभी एक दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. हम सबको लगता है, हम सारे प्रिंट इंडस्ट्री से हैं, पेपर यूज़ करते हैं, तो सबको लगता होगा और बुरा भी फील होता होगा, आइडिया वगैरह के ऐड आते हैं कि पेपर यूज़ करने से जंगल कट जाते हैं.
बट ये एक्चुअली गलत है। मैं इसमें एक एग्जांपल पर एग्जैक्टली तो नहीं, बट मान लीजिए आप गेहूँ खाते हैं या चावल खाते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होता है ना कि गेहूँ का पेड़ होता है, उसको काट के तो गेहूँ आता है। तो पेपर मेकिंग के लिए इंडिया में जो वुड यूज़ होता है वो सारा एग्रीकल्चरल वुड है। तो वहाँ पे किसान जो है वो गेहूँ लगाने की जगह यूकलिप्टस का पेड़ लगाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेस्ट कट रहा है या कुछ कट रहा है, वो सब एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रीकल्चरल क्रॉप की तरह आप यूकलिप्टस उगा रहे हैं। कुछ लोग टोबैको भी उगाते हैं, तो इट्स जस्ट अ कैश क्रॉप। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जंगल कट रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो पहला स्टेप जो है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, तो लकड़ी ऐसे बड़ी बड़ी आएगी जैसे मैंने एग्जांपल भी दिखाया, और उसको जो है पहले छीला जाएगा, उसका बार खटाया जाएगा बाहर का, और फिर अंदर जो बचता है उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। हमको अगर पेपर बनाना होता है तो हमें उसके छोटे पीस हो, इतना बड़े लकड़ी को तो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो पेपर वुड की पीस होती है ये 0.3 mm की होती है, तो इतनी छोटी जब हमको चाहिए, जिस फॉर्म में हमको चाहिए होता है 1 mm, 0.3 से 1 mm के बीच में होता है, उसको हम उतना साइज़ तक काट देते हैं। एक ग्राइंडर होता है, मतलब उसमें कटिंग डिस्क नाइफ होती है, वो ऐसे गोल घूमती है और उसमें से कटता है। अब मैंने पेपर बनता कैसे है मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। उस पर ज़्यादा हम टाइम एप्लीकेशन साइट पे लगाएं तो बेटर है। तो एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने के लिए, तो एक पेपर मशीन अगर आप देखेंगे तो इट्स पहली बार जब देखेंगे, कभी हमारे प्लांट भी आइएगा, यू कैन स्पीक टू योर मैनेजमेंट, आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। बट पेपर मशीन बहुत बड़ी होती है, मतलब आप देखें 800-850 मीटर लंबी मशीन होती है, और पूरे मशीन में काम एक ही चीज़ होती है। तो मैं उसका एक पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ। हाँ भाया, ये बस एक स्नैपशॉट है, मतलब बस साइज़ दिखाने के लिए आपको कि क्या साइज़ होता है पेपर मशीन का। ये हमारे भद्राचलम का पेपर मशीन नंबर 4 है। तो यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हैं, पेपर मशीन जो होता है वो भी बाहर से एक्चुअली कवर्ड होता है, जिससे कि उसमें गंदगी ना आए। आइडियली होना चाहिए, अगर जैसे ये मशीन BRC-IOP सर्टिफाइड है तो इसमें पूरा सेफ्टी और हाइजीन मेंटेन होता है, तो इसलिए आपको पेपर मशीन भी ऐसे कवर्ड दिख रहा है, और फाइनली पेपर यहाँ बन के आता है। अब पेपर मेकिंग में हमने डिटेल में कुछ डाला नहीं है PPT में, बट आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना बता देता हूँ। तो एक बार जब हमने लकड़ी में से वो सेलुलोज निकाल दिया, उसको हम पल्प बनाते हैं पहले। पल्प का मतलब वो काफ़ी केमिकल में पकता है, पकने के बाद वो एकदम थोड़ा मशी सा हो जाता है, जैसे रुई हो। तो रुई में पानी डाल के हम लोग पेपर मशीन पे डालते हैं, और पेपर मशीन का काम एक ही है, वो जो पूरा लंबा 850 मीटर है उसका एक ही काम है, उसको उसमें से पानी निकालना है। तो आपने जो पल्प बनाया है लकड़ी से, पूरी 850 मीटर तक हम सिर्फ उस पल्प में पानी निकालते रहते हैं। बट उतना लंबा होता है मशीन, क्योंकि हमें कंट्रोल तरीके से पानी निकालना है। पेपर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी हम बात करेंगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम कंट्रोल तरीके से पानी नहीं निकालेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ मेंटेन नहीं होती हैं। तो उसको धीरे 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 उतने लंबे डिस्टेंस तक पानी निकाला जाता है, जिससे कि फाइनली जो आपको पेपर आए उसमें सब प्रॉपर्टी क्या है, क्यों आई है, वो सब आपको पता हो, और वो कंसिस्टेंट हो, हमेशा एक जैसा बने। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं, एक होती है मशीन ग्लेजिंग। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हम पेपर मशीन के ऊपर करते हैं जब वो पल्प फ्लो हो रहा होता है ऊपर पानी के साथ, तो मशीन ग्लेजिंग जैसी होती है कि मतलब आप एक मेटल सिलेंडर के बीच में भी पेपर को दबाते हैं। आपने उस वीडियो में देखा होगा, तो बड़ा सा एक गोल सिलेंडर था, तो उस गोल सिलेंडर के ऊपर से जब पेपर पल्प निकलता है, थोड़ा गीला होता है, बट बिकॉज वो एकदम मेटलिक और वो भी स्मूथ है, तो पेपर भी उसके ऊपर से जाके स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे करके स्मूथनेस आता है। एक होता है सरफेस साइजिंग, तो मतलब हम स्टार्च वगैरह उस पेपर के ऊपर फेंकते हैं जब वो मशीन पे चल रही होती है। स्टार्च वगैरह से क्या होता है कि पानी, उसको साइजिंग बोलते हैं बेसिकली, पानी को थोड़ा पानी अब्जॉर्ब नहीं करता पेपर फिर आराम से। अगर हम साइजिंग नहीं करते तो पेपर बहुत हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी लेता रहता, और मतलब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ले लेता वो। तो हम साइजिंग करते हैं। कैलेंडरिंग होता है कि अगेन पेपर को 2 सिलेंडर्स के बीच में से दबाया जाता है, जिससे कि उसमें स्मूथनेस आए, बट उसमें प्रेशर ऐसा लगता है कि पेपर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी होता है कैलिपर, वो भी आपको हम आगे दिखाएंगे। तो कैलिपर भी कम नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे करके हमें स्मूथनेस डालना है, लेकिन हमें कैलिपर भी कम नहीं करना है, हमें उसका शेड भी मेंटेन करना है, तो वो सब होता है पेपर मशीन पे। बट ये सब होते होते बेसिकली आप राइट टाइम पे राइट चीज़ करते हैं, जिससे कि पेपर में जो प्रॉपर्टी चाहिए पानी निकलते समय वो प्रॉपर्टी आ जाए। और फिर लास्ट में एक्चुअली कोटिंग भी होता है। तो आप जब एक साइबर एक्सेल या सफाई ग्राफिक का सरफेस देखते हैं तो ऊपर बहुत स्मूथ होता है और पीछे थोड़ा रफ होता है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर जो है वो कोटिंग किया होता है हमने। कोटिंग में क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इट्स क्ले। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कोट होके वो ऐसा दिखता है, वो आपको लगता होगा पेपर है, बट ऊपर कोटिंग में जो है वो पेपर नहीं होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, केमिकल होता है एक। फिर फाइनली जब एंड पे आ जाता है, उसके बाद आपको जिस फॉर्म में चाहिए पेपर उस फॉर्म में आता है। एक रिवाइंडर होता है। पहले जो रील बनती है, आप अगर इमेजिन करें तो फिर रफली 3.5 मीटर का चौड़ाई होता है पेपर के रोल का जब मशीन पे बनता है। तो आपके पास जब आता है उसमें एक रिवाइंडिंग होता है पहले। रिवाइंडिंग मतलब वो छोटे छोटे स्लिटर, तो हमारे जैसे मशीन पे 7 स्लिटर लगे हुए हैं, तो वो 3.5 मीटर वाली लंबी रील को हम छोटे छोटे रील में काटते हैं। उसके बाद या तो आप रील फॉर्म में उसको ले सकते हो, या फिर उसको हम लोग शीटर पे ले जाते हैं और शीटर पे फिर वो चॉप होता है, फिर वो शीट फॉर्म में आता है। अब शीट फॉर्म में भी पैकिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है पैलेट पैकिंग, एक होती है बंडल पैकिंग। तो ज़्यादातर मटेरियल तो हमारा बंडल पैकिंग में ही निकलता है, बट आइडियली पैलेट पैकिंग इज़ बेटर। आपका टर्न अराउंड बेटर हो जाएगा, आप सीधा पैलेट प्रिंटिंग मशीन पे चढ़ा सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन फॉर्म हमारे कंट्री में तो बंडल पैकिंग ही है अभी भी। उसके बाद जैसे हमने बताया, पेपर मशीन पे बेसिकली पल्प गिरता है, पानी हटाते हैं और उसमें कंट्रोल तरीके में और पेपर बन जाता है वो पानी निकालते निकालते। अब उसमें 3 टाइप के मोटा मोटा बोर्ड बनते हैं, मोटा मोटी। पहला होता है रिसाइकल्ड बोर्ड, जो कि होता है आपका ग्रे बैक वाइट बैक। दूसरा होता है आपका SBB या SBS बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म है सॉलिड ब्लीच सल्फेट। और तीसरा होता है फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड। अब मैं आपको बता रहा था कि ये लकड़ी से पल्प निकलता है, हम सेल्यूलोज निकालते हैं लकड़ी में से। अब वो लकड़ी निकलने के तरीके के कैसा होता है उसके ऊपर बनते हैं ये 3 टाइप के बोर्ड, 2 टाइप के, SBS और FBB। एक होता है कि आप लकड़ी को केमिकल में पका के उसमें से सेल्यूलोज निकाल लें, तो उसको कहते हैं केमिकल पल्प। एक होता है कि आप मैकेनिकल फोर्स और हीट से आप उसको मतलब बेसिकली कट कर करके और हीट दे के आप उसमें से पल्प निकालेंगे, वो होता है मैकेनिकल पल्प, क्योंकि वो आप मैकेनिकल फोर्स यूज़ करके लकड़ी में से सेल्यूलोज निकाल रहे हो। दूसरा है केमिकल पल्प, बिकॉज आप केमिकल में लकड़ी को पका के उसमें से आप सेल्यूलोज निकाल रहे हो। तो FBB में क्या होता है, बीच वाले लेयर में उसमें मैकेनिकल पल्प होता है FBB में, और SBS में होता है पूरा केमिकल पल्प। तो केमिकल पल्प में फ़र्क ये है कि वो ज़्यादा वाइट होता है, तो इसलिए आपको जैसे सफाई ग्राफिक वाइट दिखता है। मैकेनिकल पल्प जो होता है वो ज़्यादा येलो होता है, क्योंकि आपने सिर्फ मैकेनिकल प्रेशर से वहाँ लिग्निन को हटाया और सेल्यूलोज को रखा, तो आप उतनी अच्छी तरीके से पूरा लिग्निन नहीं निकल पाए, तो थोड़ा बहुत पीला वो रह जाएगा। लेकिन उसमें आपने केमिकल में पकाया नहीं है, तो उसमें ताकत ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी और पल्प में ताकत ज़्यादा होगी। इसलिए आप एक FBB देखेंगे तो वो हमेशा आपको ज़्यादा जाड़ा दिखेगा और उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और SBS बिकॉज वो केमिकल पल्प है, उसमें वाइटनेस ज़्यादा होगा, स्मूथनेस ज़्यादा होगा, पर ताकत उतनी नहीं होगी, हाई डेंसिटी होगा वो। तो मेन डिफरेंस ये है। मैं आपको एक बार सैम्पल्स हम आपको देते हैं, आप खुद ही देखिएगा उसको। और रिसाइकल बोर्ड का मतलब कि उसमें नया फ्रेश पेड़ से कट के फाइबर आया ही नहीं है, जो पुराना पेपर था उसी को दोबारा पिघला के दोबारा पेपर बनाया। तो रिसाइकल्ड बोर्ड में कुछ नया पल्प आप नहीं बना रहे, पेड़ से नहीं बना रहे, जो पेपर ऑलरेडी था उसी को आप पिघला के दोबारा पेपर बना रहे। तो आपको एक वाइट बैग का सैंपल मिला होगा। हाँ, दैट्स वाइट बैग। वाइट बैग और ग्रे बैग दिया अभी आपने, तो ये वाइट बैग और ग्रे बैग है ना। अब इसको फाड़िए जी। वो भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि फ्रेश भी फाइबर डाल दें, ऊपर के लेयर पे फ्रेश फाइबर डाल दें, टॉप लेयर पे, बिकॉज इस पे प्रिंट होने वाला है, वर्जिन फाइबर डाल देंगे। पर
ज़्यादातर लोग 100% रिसाइकल्ड ही करते हैं रिसाइकल्ड को। हम लोग आईटीसी का 100% रिसाइकल्ड ही होता है, रिसाइकल्ड बोर्ड। और इसमें डिफरेंस आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर लेकिन कचरा है तो अगर कचरा ग्रे दिखता है तो ऊपर में वाइट कैसे आ गया? तो उसमें डिफरेंस ये है कि दो टाइप का कचरा यूज़ होता है, एक होता है प्री कंज्यूमर वेस्ट, एक होता है पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। तो आप मान लीजिए प्रिंटिंग फैक्ट्री में आप वर्जिन बोर्ड चला रहे हैं, उसमें से आपने छाँट मार के जो निकला वो कभी प्रिंट नहीं हुआ है, वो एक्चुअली में यूज़ नहीं हुआ है, वो है सफ़ेद ही, पूरा ऑलमोस्ट फ्रेश ही है वो। तो वो वेस्ट जो होता है उसको प्री कंज्यूमर वेस्ट बोलते हैं। और एक हो गया, या फिर ऑफिस क्लिपिंग्स, वाइट ऑफिस क्लिपिंग्स या वाइट एनवेलप्स, वो हो गया प्री कंज्यूमर वेस्ट जो यूज़ नहीं हुए। और एक हो गया आपने डायरी पे पूरा लिखा अच्छे से, उसको यूज़ किया, बच्चे ने 1 साल तक यूज़ किया, न्यूज़पेपर पे प्रिंटिंग हो गई, आदमी ने पढ़ लिया और फिर वो गया वेस्ट में, वो हो गया पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। तो ये जो प्री कंज्यूमर वेस्ट होता है ये ज़्यादा वाइट होता है, और पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट जो होता है उसमें वो कलर आ जाता है ग्रे, क्योंकि उसमें इंक भी रहेगा, वार्निश भी रहेगा, बहुत सारा इम्प्योरिटी रहेगा, इसलिए वो ग्रे होता है। तो ये टॉप साइड पे जो है अगर रिसाइकल्ड भी है तो वो प्री कंज्यूमर वेस्ट यूज़ होता है, ग्रे बैक में टॉप साइड पे, और वाइट बैक में जो है टॉप और बैक दोनों पे, तो इसलिए टॉप और बैक दोनों वाइट दिखते हैं। तो वो जस्ट बिकॉज इट्स प्री कंज्यूमर वेस्ट वो अभी भी वाइट है, मतलब वी कैन बी मोर श्योर इट्स वाइट। प्लस उसमें कुछ और प्रोसेस भी होते हैं, डी इंकिंग वगैरह भी होता है कि आप इंक हटा के भी यूज़ कर सकते हो, वो सब भी होता है, बट मोस्टली यही होता है। प्री कंज्यूमर वेस्ट होता है वाइट साइड वाइट के लिए, और पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट जो होता है आपको वो ग्रे फिनिश देता है, बिकॉज में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, प्रिंट, वार्निश, इंक, बहुत कुछ, तो इसलिए वो ग्रे दिखता है ऐसा। अब आप सफ़ायर देखिए, सफ़ायर इज़ बेसिकली प्योर SBS। तो इसमें जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इसमें प्योर केमिकल पल्प होता है, मैकेनिकल पल्प नहीं होता है। तो इसमें से लकड़ी में से हमने पल्प जो निकाला पूरे केमिकल तरीके से निकाला। अब इसको देखने के लिए आप इसको बीच में से फाड़िए, बीच में से फाड़ लीजिए अपने सैंपल को। मतलब आपको जो केमिकल पल्प होता है ना वो वाइटिश दिखता है एकदम, जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि उसमें से लिग्निन बहुत अच्छे से निकल गया होता है। मैकेनिकल पल्प में आप उसको मैकेनिकल प्रोसेस से पल्प निकाल रहे हैं तो वो जो अंदर का पीला पीला होता है वो इतने अच्छे से निकलता नहीं है, तो वो पीला होता है। तो अब एक बार आप साइबर का सैंपल देखिए, तो ये हो गया SBS। इसमें पूरा SG इज आवर ब्रांड नेम, इट्स सफायर ग्राफिक, वी कॉल आवर SBS एज सफायर ग्राफिक, सो दैट्स SG। नहीं, ये SG पूरा वर्जिन होगा, कोई रिसाइकल्ड नहीं होगा। तो SBS और FBB में आपका बिल्कुल भी रिसाइकल्ड यूज़ नहीं होगा, 100% वर्जिन होगा। डायरेक्ट पेड़ से जो पल्प फाइबर आया है वो यूज़ होगा। Yeah, the properties will change because of using different pulp. Otherwise the basic construct में difference ये है कि उसमें मैकेनिकल पल्प है, इसमें केमिकल पल्प है, बस वही फंक्शन, मतलब प्रॉपर्टी वाइज वही डिफरेंस है, बट उसकी वजह से फंक्शनैलिटी में बहुत डिफरेंसेस आते हैं जो आपको बताएंगे हम लोग। तो अभी एक बार आप साइबर देखिए, जैसे हम आपको बोल रहे थे साइबर का भी सैंपल आ रहा है आपके पास। ये FBB है, जो ब्रॉड टर्म में FBB जिसको बोलते हैं। इसको आप बीच में से फाड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें मैकेनिकल पल्प है। आप वो सफ़ायर और इसको साइड साइड में रख के देखिए, साइड बाय साइड, तो इसमें आपको पीला पीला पल्प दिखेगा, बिकॉज वो मैकेनिकल पल्प है। हाँ, और वो हार्डर भी होगा, बिकॉज मैकेनिकल पल्प का डेंसिटी लो होता है बट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड बिकॉज डेंसिटी इज़ लो इट स्प्रेड्स ओवर मोर एरिया, इसलिए आपको बल्क, स्टिफनेस, वो सब ज़्यादा मिलता है। जी, नहीं, आप एक्चुअली उल्टा देखेंगे, ग्रे बैक हमेशा कम जाड़ा रहेगा और वाइट बैक जनरली ज़्यादा जाड़ा रहेगा अगर 300 GSM है तो। अगर इफ़ यू पिकअप अ स्पेसिफिकेशन शीट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिसाइकल मिल्स, कुछ केसेस में अलग होता है, बट उसमें बेसिकली फिर वो टॉप साइड पे ज़्यादा पल्प डालते होंगे, वो वेरी कर सकते हो आप,
टॉप लेयर में ज़्यादा डालते होंगे प्री कंज्यूमर वेस्ट. बट आप जनरली इफ़ यू लुक एट लेट्स से even our ITC grey back and white back, the white back will always have more bulk. Yes, at 300 GSM it will be thicker because it's pre-consumer waste and we can maintain the quality, the parameter maintenance can be higher. Once you're making grey back आपका 2 layer में you're using post-consumer waste, तो post-consumer waste का property control करना ज़्यादा मुश्किल होता है. Pre-consumer waste का property maintain करना easier होता है. And it's also a lot about the machine settings. It's a lot more than just the pulp you're using. But in general, you will actually see that white back is has a higher caliper and bulk than a grey back. Everyone, mostly everyone. There are some cases where the grey back bulk is a lot more, but that has got to do with a lot of process controls. But as a thumb rule, generally a white back will be thicker and stiffer than a grey back. Now, who are you? Which one are you talking about? If you can tell me. I don't have their specification sheets. Maybe I can show you ours. I don't know if I can. Yeah, we can take it offline because I'll show you a couple of other spec sheets. I don't think this is the right place to show different people's spec sheets. But so इसमें आप देखेंगे तो basically आपको मैं बोल रहा था कि पल्प पानी में मिलके जाता है और फिर उसमें से पानी निकाल के पेपर बनता है. तो वो जो पानी के साथ पल्प जाता है वो 3 लेयर में जाता है. तो पेपर बोर्ड जनरली आप देखेंगे 3 लेयर का होता है. 3 वायर पे ऐसे पल्प फैलता है और वो बाद में जुड़ जाते हैं. तो हर पेपर बोर्ड में आपको ज़्यादातर कहीं पे 4 लेयर भी होते हैं, कहीं 5 लेयर भी होते हैं, बट ज़्यादातर आपको 3 लेयर दिखेंगे. तो एक टॉप लेयर होता है, एक मिडल फिलर लेयर होता है, एक बॉटम लेयर होता है. तो अब आपको जो मैं डिफरेंस बता रहा था, तो एक FBB में भी ये मिडिल लेयर में मैकेनिकल पल्प होगा, टॉप और बॉटम उसका भी केमिकल होगा, बट ये मिडिल में जो है, इसलिए आपने बीच में जब फाड़ा तो आपको येलो दिखा. SBS में आपका तीनों लेयर केमिकल पल्प होगा, इसलिए जब आपने बीच में फाड़ा तो आपको तीनों वाइट दिखा, पूरा वाइट दिखा अंदर से. आप रिसाइकल्ड को फाड़ेंगे तो ग्रे बैक में जो है यहाँ वाइट प्री कंज्यूमर वेस्ट होगा, यहाँ और यहाँ दोनों पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होंगे, तो दोनों लेयर ग्रे होंगे. वाइट बैक में ये बीच में पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होगा तो वो ग्रे दिखेगा, ऊपर और नीचे प्री कंज्यूमर वेस्ट होगा तो वो वाइट दिखेगा. आई हैव अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन जहाँ पे मैं आपको वो मैश दिखा सकता हूँ. तो एक्चुअली हम फिर एक और PPT निकाल रहे हैं जिसमें थोड़ा पेपर मशीन का फ़ोटो भी है, जिसमें आप देखेंगे कि मतलब एक्चुअली वायर के ऊपर वो पल्प और पानी गिरता है और उसके बाद वो 3 वायर निकलते हैं और वायर के ऊपर से वो पल्प में से हम पानी निकालते हैं. तो 3 वायर जो होते हैं, 3 वायर की वजह से 3 लेयर होता है बोर्ड में. जितने आपके वायर होंगे, आपके 4 वायर होंगे तो बोर्ड में 4 लेयर होंगे, 5 वायर होंगे तो 5 लेयर होंगे बोर्ड में, बट जनरली 3 ही होते हैं. तो हमने जैसे देखा कि इसमें से हमने जो लकड़ी निकाली, हाँ, तो वो पहले ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन डालते रहेंगे, वो ऐसा बनेगा, उसके बाद और ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऐसा बनेगा. तो वो जो पल्प होता है वो फाइनली ऐसा दिखता है जब हम मशीन में डालते हैं उसको. इसके अंदर हम बहुत सारा पानी डाल के इसको पेपर मशीन के ऊपर डालते हैं और इसी में से फिर हम पानी जब निकालते हैं तो ऐसा पल्प जो होता है, जो लकड़ी में से निकला है, वो पेपर बन जाता है. अब आपको मैं हेड बॉक्स का फ़ोटो, हाँ, ये एक पहले मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको. सो दिस इज़ इट. तो यहाँ पे ऐसे पल्प में वो जो पल्प का फ़ोटो देखा हमने, जो लकड़ी से निकला, उसको पानी मिला के ऐसे एक वायर के ऊपर छोड़ा जाता है और ऐसे 3 वायर होते हैं जब मैं पहले बोल रहा था. तो इसमें से, इस वायर में से हम पानी निकालते रहते हैं और उसके बाद वो तीनों जो होते हैं, तीन ऐसे वायर होते हैं, वो मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से 3 लेयर होते हैं बोर्ड में. और उसके ऊपर जैसे हमने बताया पहले भी कि उसके ऊपर फिर लास्ट में कोटिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ऊपर आपको वो स्मूथ लगता है ऐसा. और बैक साइड पे भी जनरली कोटिंग होती है, बट बैक पे डबल कोटिंग नहीं होती है, सिंगल कोट होता है, इसलिए इतना स्मूथ नहीं लगता है. जनरली सर इट इज़ प्री कोट इज़ 10 GSM and coat is 15 GSM. So it's 25 GSM if you put the pre coat and coat put together. Generally it will again change with a higher GSM. With the GSM of the paper it might change, but roughly it is 10 and 15. So total coat weight is 25 GSM. To packaging board. Code, no, I'm not talking about art paper or yeah. Art paper में the coating would generally be the same on both sides. It would again be close to 20 GSM only, no, for the coating.
15 but And when you say LWC, what is the quoting on that? LWC का मतलब it would be less than 25 GSM, probably it would be around 10 or 15 GSM. हाँ मतलब is everybody clear कि FBB, SBS और recycled board में क्या फ़र्क होता है? अगर कोई डाउट्स हैं तो आप अभी पूछ लीजिए before we move ahead. अगर कुछ भी डाउट है तो मैं समझूँ यहाँ पे everybody understands कि FBB में क्या फ़र्क होता है? क्या आप वापस समझ सकते हैं कि प्री कंज्यूमर वेस्ट क्या होता है, पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट? प्री कंज्यूमर वेस्ट होता है बेसिकली जो बेसिकली बिफोर द मार्केट. तो जैसे मान लीजिए हमारे पेपर मशीन पे ही साइड में जो पेपर वेस्ट हो रहा है वो, या प्रिंटिंग मशीन के पास जो आप गिलेटिन करते हैं, साइड कट्स निकालते हैं वो, या फिर ऑफिस में कुछ पुराने एनवलप्स पड़े हुए थे वो यूज़ नहीं हुए, या राइटिंग प्रिंटिंग पेपर यूज़ नहीं हुआ वो कचरे में कलेक्ट हुआ वो. तो प्री कंज्यूमर, हाँ बेसिकली उसमें इंक होने का चांस बहुत कम होगा, या वार्निश और एनी अदर पोस्ट प्रोसेस थिंग होने का चांस बहुत कम होगा. वो प्री कंज्यूमर वेस्ट होता है. तो उसके बाद दैट वाज अ ब्रीफ ऑन व्हाट पेपर इज़. सो दिस आई थिंक विल बी मोर इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू यू कि पेपर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम टेस्ट कैसे करते हैं और उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में ब्रीफली हम बात करेंगे. तो आप एक बार ये स्पेसिफिकेशन शीट खोल के बस देख लीजिए. मतलब जनरली पेपर का, ये तो खैर आईटीसी का एक स्पेक शीट है, पर जनरली हर पेपर मिल का ऐसा एक स्पेक शीट होगा, स्पेसिफिकेशन शीट. तो ये काफ़ी लोगों को फारसी लगती है. मैं भी जब इस इंडस्ट्री में नहीं था तो फिर मुझे भी पहली बार देखा तो मुझे फारसी लगा कि मतलब ये क्या है, ये सब वैल्यू लिखा हुआ है. तो आप एक बार उसको रन थ्रू कर लीजिए. उसके बाद विल गो टू द प्रॉपर्टीज एंड देन प्रोबेबली इट विल ऑल बिकम मच मोर क्लियर. Take a minute just to look at what all is mentioned on the spec sheet. तो अगर आपने एक बार देख लिया तो उसको we'll start getting down to. So one of the most important parameters in paper is GSM. तो GSM कुछ भी नहीं है एक्चुअली, पेपर का वेट है. तो अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर आपने पेपर लिया है और उसका वेट आप ग्राम्स में लेंगे तो वो GSM है. तो अगर 300 GSM है तो मैं अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर का शीट लूँगा और उसको नापूंगा तो वो 300 ग्राम का होगा शीट. अगर 400 GSM है, 1 मीटर बाय 1 मीटर का मैं शीट लेके उसको नापूंगा तो वो 400 ग्राम का होगा. तो GSM बेसिकली वो है. और वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री बिकॉज हमारे यहाँ पे कमर्शियल जो होता है वो वेट के हिसाब से होता है, पेपर बिकता वेट के हिसाब से. तो आप जितना हायर GSM लेंगे उतना ज़्यादा आप वेट ले रहे हो उतने ही शीट एरिया के लिए, तो आपको उतना ही महंगा पड़ेगा. तो मोस्ट कमर्शियल टर्म इन इंडिया इन आवर कंट्री फॉर पेपर इज़ GSM. एंड इट्स ऑल्सो द बेसिक स्पेसिफिकेशन. कोई आपको आर्टवर्क वगैरह मिलता है, द बेसिक स्पेसिफिकेशन इज़ GSM कि इतना GSM पे, बिकॉज GSM के हिसाब से पेपर की प्रॉपर्टी होती है. 300 GSM का एक वैल्यू होगा स्टिफनेस का, 400 का एक वैल्यू होगा. सो basic specification of paper is done in the terms of GSM. GSM, grams per square meter. Oh, that's geometric mean. That's just geometric mean. तो आप CD stiffness, MD stiffness का देख रहे हैं. So it's the geometric mean of the CD and the MD value. So root of CD square plus MD square. उसके बाद आ गया कैलिपर. कैलिपर इज़ बेसिकली थिकनेस. मैं कैलिपर मीटर लेके आया हूँ. मैं क्या एक्चुअली शिवा लाया है, शिवा का कैलिपर मीटर है ये. तो कैलिपर हो गया आपका. ये शीट जो है आप पेपर की छापते हैं उसमें जो ये थिकनेस हुआ साइड से, ये हो गया कैलिपर. तो इसको हम ऐसे नाप सकते हैं. ये हैंड हेल्ड कैलिपर मीटर है. जनरली मशीन का जो पेपर में जो हाई एंड, तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि 610 कैलिपर आ रहा है 400 का लुमिना का, 400 GSM का लुमिना का. अब कैलिपर कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में अगेन लोग बहुत बल्क में बहुत बात होती है. तो बल्क बेसिकली यही होता है कि अगर मैंने इसको नापा कार्टलुमिना 400 को और कैलिपर आया 605 या कुछ, तो बल्क इज़ बेसिकली 605 डिवाइड बाई 400. तो आपका कैलिपर इन माइक्रॉन्स डिवाइडेड बाय द GSM इज़ बल्क. तो इसका कैलिपर हमने नापा 605 माइक्रॉन, इसका GSM है 400 GSM, तो इसका बल्क हो गया 605 डिवाइडेड बाय 400.
तो रफली 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. If we like now we can give this example BCX 300. So I'll do it on another sheet. Formula is caliper in microns divided by GSM. That is the bulk. तो अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ, जैसे मान लीजिए साइबर एक्सेल पैक का हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन शीट पे कि एक्चुअली हमारे स्पेक पे बल्क नहीं होता है, बट काफ़ी सारे पेपर मिलों के स्पेक शीट पे बल्क भी होता है. तो अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि साइबर एक्सेल पैक का बल्क 1.5 है और मेरे हाथ में ये 300 GSM का शीट है, तो बिना कुछ कैलकुलेट किए मुझे पता होना चाहिए कि इसका कैलिपर जो आएगा जब मैं नापूंगा तो 450 माइक्रोन आएगा अगर 1.5 बल्क है तो. जी. So it's mostly a function of the density of pulp you're using. So as we said, CTMP is a low density pulp. आप it depends on आप middle layer में mechanical pulp आप ज़्यादा डालोगे तो bulk ज़्यादा आएगा, अगर आप कम डालेंगे तो bulk कम आएगा middle layer में. It is not only with the middle layer, it It's is actually also also with the pressing mechanism in the calendar, आप calendering process, and then it's also got to do with the type of wood you're using. It can be soft wood or hard wood. So there are a lot of factors, but basically it's about the type of pulp you use. जी 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 जी. Okay, so then it's about the nip load and all that. and also specific input And the of pulp the you're using. fiber. The Input type of the fiber. yeah. Type of fiber. हाँ, so आपने हाई बल्क पूछा, तो फॉर एग्जांपल ITC's हाई बल्क ग्रेड इज साइबर प्रीमियम. सो इफ आई मेजर द कैलिपर ऑफ दिस बोर्ड, so this is at 420 GSM. So if we saw for Cartlumina 400 GSM was 605 caliper. So तो हमने Cartlumina जब नापा तो उसमें 400 GSM पे 605 कैलिपर था. तो ये 420 का है, आइडियली होना चाहिए फिर कितना 620 30, बट ये एक्चुअली 720 माइक्रोन का है, बिकॉज ये अगेन हमारा हाई बल्क है. इसमें हमने बीच में के पल्प को चेंज किया है, मैकेनिकल पल्प ज़्यादा यूज़ किया, तो इसलिए बल्क ज़्यादा आ रहा है. फिर आता है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ मॉइस्चर कंटेंट. तो मॉइस्चर कंटेंट मतलब आपके पेपर में जब आपके पास आए तो उसमें मॉइस्चर कितना है, पानी कितना है, बेसिकली पानी कितना है. तो आप मैंने जैसे पेपर मेकिंग में बताया, काम यह है कि जब हम शुरू में पेपर के लिए डालते हैं पल्प को, तो उसको हम डाइल्यूट करके, आपने देखा पानी के जेट जैसा आता है वो मशीन के ऊपर, उसमें 95% पानी होता है और 5% पल्प होता है. और जब लास्ट में निकलता है तो 94% पल्प बेसिकली पेपर होता है और सिर्फ 5-6% पानी होता है. अब ये मॉइस्चर नापते कैसे हैं? मॉइस्चर बेसिकली नापते हैं, आप अवन में रख दीजिए पेपर को और उसको गर्म कर दीजिए, पानी सारा निकल जाएगा. आप पेपर को बाहर निकालिए, कितना वेट कम हुआ उतना पानी था उसके अंदर. तो नापना बहुत सिंपल है, बट इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कर्लिंग जैसे प्रॉब्लम्स या वेवीनेस जैसा प्रॉब्लम या डिमेंशनल स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स या मिस रजिस्ट्रेशन के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट गोइंग रॉन्ग. अगर पेपर पानी चूसेगा तो वो फैलेगा, और अगर पानी देगा तो फिर वो श्रिंक होगा और ब्रिटल होगा. तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर उसके बाद आ गया about the moisture content. Now, what do you do when the moisture content has increased? Like right now, it is the monsoon season, right? जी. So because of this season, the moisture content is increasing. We are facing that problem already. जी. So what would you suggest? We're facing all these problems. There's waviness, there's wrinkles, and there's misregistration. So it's all about protecting your paper properly, keeping a moisture-proof film or barrier over it on your floor, and keeping the RH wherever the paper is stored. Ideally, the RH and the temperature should be, relative humidity and temperature should both be controlled. That is the best way to go about it. Where the paper is being stored. Yeah. Because the paper coming into the plant is only coming with extra moisture. So that means at the plant itself, probably the handling was not good or the packing is not good. Moisture has been able to come in contact with the paper, और वो उसके साथ ऐसा हो रहा है. See, at the time of manufacturing itself, keeping in mind that monsoon season, we keep extra moisture content so that it will not absorb higher. Because like paperboard is being hygroscopic in nature,
In case if it is having like thirsty to gain the moisture, it will immediately gain because of the relative humidity and also that temperature. So that's why we keep it 0.5 to 1% higher. And at the same time, when we pack the material, the film and then craft, what we use is moisture barrier content. In case during the transport, in case if any reams or bundles get damaged, then there is a scope for board accept the moisture, kind of. And then what Dr. Soumendra was telling is that when you receive the board, before till the time of printing, it is better you don't open and then keep it outside, so that it will not gain moisture or it will not lose moisture. Will be maintained. तो मैं फॉर द आई वाज सेइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूँ. जो शिवा ने टेक्निकली एक्सप्लेन किया पेपर मिल क्या करती है मॉइस्चर के लिए बारिश के सीज़न में. पेपर मिल जो है पेपर बनाते वक्त ही उसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा रखेगा, जिससे कि बिकॉज पेपर का नेचर ऐसा है कि पेपर पानी चूसता है अगर पानी के टच में आएगा तो पेपर मिल जो है वो मॉइस्चर को थोड़ा ज़्यादा रखेगा, जिससे कि आपके पास जब आएगा इवन मॉइस्चर ज़्यादा भी हो थोड़ा इतना अब्जॉर्ब ना करे. वो ऑलरेडी उस चीज़ में है कि उसके पास पानी उतना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बैलेंस करने के लिए. दूसरा चीज़ आप शॉप फ्लोर पे पेपर को ओपन नहीं रखना ही बेस्ट होता है. प्रिंट करने तक सील रहना चाहिए. वो उसके ऊपर आप देखेंगे HDP या LDP का लेयर होता है वो बेसिकली सो दैट इट्स मॉइस्चर रेजिस्टेंट. थोड़ा पैकेजिंग उसके पैकिंग ऐसी होती है कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो. तो वो खुला पेपर रखना ओपन एनवायरनमेंट में ठीक नहीं है. इट शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड. स्लाइड्स है फर्दर उसके बारे में और स्लाइड्स हैं आगे जाके, तो तब और विल डिस्कस अगर क्वेश्चंस आएंगे आपके. तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया स्टिफनेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है. कार्टन लाना. आई डोंट हैव अ कार्टन. डू यू हैव अ कार्टन. अगेन ये मैं पैकेजिंग सेंस में आपको बता रहा हूँ, बट पैकेजिंग सेंस में स्टिफनेस इंपॉर्टेंट क्यों होता है. आप मान लीजिए कार्टन बनाते हैं. हमारे पास एक्चुअली कार्टन का सैंपल नहीं है, बट कार्टन जब बनाते हैं तो आप कार्टन को ऐसे पकड़ते हैं तो जो आपको हैंड फील आता है कि ये तगड़ा है वो स्टिफनेस की वजह से आता है. स्टिफनेस इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड. अगर मेरे पास ये शीट है, एक डिफाइंड विड्थ होती है शीट की, 8/3 होता है शायद, 3/7 होता है. तो 3/7 की शीट को अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो उसको 15 डिग्री से बेंड करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, स्टिफनेस उसी का मेजर है बस. तो अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है मतलब पेपर तगड़ा ज़्यादा है तो उसमें स्टिफनेस ज़्यादा है. अगर फोर्स कम लग रहा है मतलब पेपर हल्का है उसमें स्टिफनेस कम है. This is as per our TAPIC standard. Specification is 3/7. Yeah, centimeter. Both side we cut, like one side in CD, one in the MD. So, हाँ ये बोलो कि MD साइड में भी होता है और CD साइड में भी. हाँ, तो अब ये स्टिफनेस जो होता है दो तरफ नापते हैं. एक MD जो मशीन डायरेक्शन मशीन के साथ वाला और एक मशीन के परपेंडिकुलर वाला, दो डायरेक्शन में स्टिफनेस नापा जाता है. अगर वायर देखें ना तो वायर में जो फाइबर गिर के मशीन का तरफ से जो फ्लो होता है दैट इज मशीन डायरेक्शन. जो ऑपोजिट साइड होता है द क्रॉस डायरेक्शन. सो मशीन डायरेक्शन में नो मशीन डायरेक्शन द पेपर बोर्ड लॉन्ग ग्रेन. एब्सोल्युटली मशीन डायरेक्शन इज लॉन्ग ग्रेन. हाँ वी आर हैविंग दैट ग्रेन डायरेक्शन वाला फोटो भी है, वो भी हम दिखाएंगे आगे. और ये स्टिफनेस बोर्ड के लिए 15 डिग्रीज है और पेपर के लिए 5 डिग्रीज बिकॉज ऑफ पतला होता है. यस. इसका स्टिफनेस का कोई मुझे डायग्राम GSM सब लोग समझते हैं, बल्ब समझते हैं, तो और ये एप्लीकेशन में तो इतना स्टिफनेस होना चाहिए ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन. ऐसा थंब रूल तो नहीं होता है. वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है. बट आइडियली येस यू आर राइट. जैसे इन आर इवन फॉर अस राइट नाउ ऑल्सो इफ देयर इज अ कार्टन स्पेसिफिकेशन जो होता है वो जनरली GSM के हिसाब से आता है, पर एक्चुअली शायद स्टिफनेस के हिसाब से करना ज़्यादा साइंटिफिक है. बट हमारे यहाँ पे अभी तक उतना इवॉल्व हुआ नहीं है. तो आप इफ़ यू गो टू अदर कंट्रीज तो वहाँ पे जैसे पॉइंट्स में बात होता है. आई वांट अ 10 पॉइंट बोर्ड, आई वांट अ 14 पॉइंट बोर्ड. सो दे टॉक कैलिपर. दे हैव गॉन टू दैट लेवल, दे टॉक कैलिपर, दे डोंट टॉक GSM. सो बट जी एब्सोल्युटली दिस इज वन ऑफ द रीजन. नहीं, बेस्ट एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये डब्बा कंसिडर दिस एज ए कार्टन, एक एनी पैकेजिंग कार्टन FMCG के लिए, तो उसका जो स्टोरेज है आई मीन इसका पैकिंग CFCs में जाता है और कंटेनर्स में जाता है, तो उसका जो टॉप लोड स्ट्रेस कंप्रेशन स्ट्रेंथ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो अच्छी होता है स्टिफनेस के ऊपर, क्रॉस डायरेक्शन एज वेल एज मशीन डायरेक्शन. तो स्पेशली इस केस में क्या होता है कि बीइंग दिस बॉक्स मशीन डायरेक्शन ग्रेन डायरेक्शन ऐसा रखते हैं, तो लॉन्ग क्रीज का पैरेलल. वो आपको हम आगे बताएंगे. MDCD का एक अलग स्लाइड है, सो वी विल टेक दैट अप देयर.
सो देन कॉब इज़ बेसिकली पेपर कितना पानी चूसता है, तो इसका एक वैल्यू होता है, जनरली 50 के नीचे होना चाहिए। इसका मेजर होता है कितना ग्राम ऑफ पानी पर मीटर स्क्वायर 1 मिनट में पेपर चूसता है। 50 के नीचे कॉब होना चाहिए। इसका फ़िलहाल उतना ही, लेट्स टॉक अबाउट दैट मच ओनली। COBB, I don't think there's any specific full form. I don't know. I will get back to you on that because I have not. फिर होता है कि आपका प्लाई बॉन्ड। तो हमने जैसे पहले बात किया कि पेपर जो है वो 3 लेयर, पेपर बोर्ड, पेपर नहीं बट पेपर बोर्ड जो है वो 3 लेयर में बनता है। तो 3 लेयर जो है अब एक साथ आए हैं। अब आप प्रिंट करेंगे जब, तो मान लीजिए ये शीट आप प्रिंट कर रहे हैं, और अगर आप ऑफसेट प्रिंट कर रहे हैं तो आपका ब्लैंकेट इसके ऊपर से जा रहा है ना, ऐसे ब्लैंकेट जा रहा है। तो ब्लैंकेट जब ऐसे जाएगा तो इसको ऐसे ऊपर और नीचे खींचेगा पेपर को, शीट को। तो प्लाई बॉन्ड अगर कम हुआ तो वो तीनों लेयर फटने नहीं चाहिए, फट के निकलने नहीं चाहिए, इसलिए प्लाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। तो प्लाई बॉन्ड उस हद तक इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर मशीन मान लीजिए 20,000 की स्पीड में भी चल रहा है प्रिंटिंग मशीन, तो निकलना नहीं चाहिए, लेयर तीनों फटने नहीं चाहिए, इसलिए प्लाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। पील ऑफ, हाँ पील ऑफ नहीं होना चाहिए, लेयर पील ऑफ एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसे अगर मान लीजिए छापते छापते ऐसे लेयर निकल गया टॉप का, सो दिस मीन्स दैट द प्लाई बॉन्ड वाज रॉन्ग, गलत, मतलब कम था, तो इसलिए हुआ प्रॉब्लम आपको। फिर आ गए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली आपका ब्राइटनेस और वाइटनेस होता है। इसमें बस आपको, बिकॉज हम सब ने वर्ड सुना होगा, बट टेक्निकली व्हाट इट मीन्स इज ब्राइटनेस इज़ कि आपका एक ब्लू लाइट, अगर सिर्फ 457 नैनोमीटर ब्लू लाइट आपने लिया और इस पेपर पे 75 डिग्रीज पे फेंका, तो कितना % उसमें से वापस 75 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज़ ब्राइटनेस। और सिमिलरली वाइटनेस में है कि मैंने फुल विजुअल स्पेक्ट्रम का लाइट लिया, ऐसे 75 डिग्री से फेंका, कितना % वापस एग्जैक्टली 75 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हुआ, वो वाइटनेस है। तो लाइट रिफ्लेक्टेंस पे डिफाइन होता है ब्राइटनेस और वाइटनेस। ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स की फ़ोटोज़ है जो यूज़ मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं। ये एक्चुअली एक प्रिंटर को ज़रूरत नहीं है आपको ये सब करने की, स्टिफनेस मेजर करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे एंड से एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और उससे कम होगा तो आपके पास पेपर नहीं आना चाहिए, या उससे ज़्यादा भी होगा तो एक्चुअली नहीं आना चाहिए। तो ये सब हम नहीं करना चाहिए, बट जो हमने शुरू में बात किया GSM और कैलिपर, इतने बेसिक टेस्ट जो हैं एक प्रिंटर को भी करने चाहिए, बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। आप इनवर्ट क्वालिटी चेक हमेशा करना चाहिए आपको, एटलीस्ट GSM और कैलिपर। फिर वाइटनेस में हमने बस आपको दिखाने के लिए कि मतलब इसमें इतना पता नहीं चल रहा है, बट अलग अलग टाइप की वाइटनेस आ सकती है पेपर में। तो इट्स जस्ट हाउ मच विजुअल स्पेक्ट्रम लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस सेम एंगल पे, वाइटनेस वही होता है। अब शेड, एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी शेड कि बहुत होता है कि अगर आप एक ही जो आप छाप रहे हैं तो एक ही शेड का पेपर आना चाहिए। वो कार्टन जब शेल्फ पे जाता है तो आपका जो कस्टमर है वो नहीं बोलना चाहिए कि अलग अलग शेड का बोर्ड आ गया है तो लग रहा है कुछ तुमने गलत माल लगा लिया है एंड ऑल दैट। तो शेड का जो मेजरमेंट होता है बेसिकली वो इस इक्विपमेंट से होता है, वो CIE CIE LAB बोलते हैं उसको। CIE इज़ द टेस्टिंग मेथड। LAB का मतलब क्या हुआ, L, A और B 3 स्पेक्ट्रम है, 3D में है, इनको हमने वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो L होता है बेसिकली वाइट से ब्लैक, तो अगर आपका फुल वाइट है तो आपका L वैल्यू 100 होगा, और अगर फुल ब्लैक है तो L वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली B है ब्लू से येलो, तो अगर आपका फुल ब्लू है तो 0 होगा, फुल येलो है तो फिर 100 होगा। सिमिलरली फॉर ग्रीन टू रेड, अगर फुल 100 है तो फिर रेड है तो फिर 100 होगा वैल्यू, फुल ग्रीन है तो 0 होगा वैल्यू, A का वैल्यू। तो इस तरह से L, A और B का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे आपका पेपर का शेड डिफाइन होता है टॉप सरफेस का। पेपर का ही नहीं, एक्चुअली पोस्ट प्रिंट भी आपका शेड उसी से डिफाइन होता है, LAB से के हिसाब से ना। अगर हमारा अभी सैम्पल दिया है उसमें FBB, SBS और वाइट बैक का बीच में भी आप डिफरेंस देख सकते हो। FBB जो फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड है, दैट शेड इज इन द येलोइश साइड, वो थोड़ा पीला है। FBB आप देखेंगे थोड़ा पीला है, थोड़ा पीला है, मतलब उसका जो B वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। और आप SBS का देखेंगे थोड़ा नीला है, तो उसका B वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब जैसे कि 0 की तरफ।
ये एक ही चीज़ है बेसिकली, लाइट कैसे बिहेव करता है, LI लैब के बारे में, LAB के बारे में ही है। फिर जी ये जो कोटिंग, ऊपर का जो कोटिंग है टॉप लेयर, व्हाई डू यू गेट डिफरेंट शेड्स? लाइक सपोजिंग ड्यूप्लेक्स बोर्ड लेते हैं, ड्यूप्लेक्स बोर्ड में ही अलग अलग मिल जो सप्लाई करती है, यू फाइंड आइदर सम आर ग्रेइश, सम आर ब्लूइश, सम आर पिंकिश। वो एक्चुअली काफ़ी डिपेंड करता है। जनरली आप देखेंगे एक मिल जो है वो एक ही शेड रखने की कोशिश करता है। इट डिपेंड्स, आप जैसे बोल रहे हैं ग्रेश, तो अगर मेरा टॉप लेयर का GSM कम है, मिडिल लेयर का GSM ज़्यादा है, तो फिर वो थोड़ा ग्रेश दिखेगा ऊपर। अगर मैं उसमें ऐसा ब्राइटनिंग एजेंट डालूं या डाई डालूं बिफोर इट कम्स ऑन द मशीन अपने रिसाइकल्ड पल्प में कि वो थोड़ा पिंकिश लगे, तो थोड़ा पिंकिश लगेगा। बट जनरली हर पेपर मिल जो है अपना शेड एक जैसा रखने की कोशिश करेगी। इट्स अनएक्सेप्टेबल अगर एक ही पेपर मिल का हर लॉट में शेड अलग है, तो सबका अपना शेड का स्पेसिफिकेशन होगा एंड दे विल ट्राई टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंटली, बट इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। Why is it not common with all the papers? Why do they have different shades for supposedly why? Actually depends on the formulation, sir. Formulation will be dependent on the mill. जैसा कि OBA कंटेंट और डाई का कंटेंट, पिगमेंट्स का कंटेंट है, उसका जो फॉर्मुलेशन मेरे पास रहेगा वो शायद वो दूसरा मिल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्टॉक प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। स्टॉक प्रिपरेशन फाइबर के साथ कितना डाइस OBS मिल रहा है, उसका परसेंटेज कितना है, उसको ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बट तो अगर आप मान लीजिए कि अगर एक मिल का जो पर्टिकुलर बोर्ड का शेड दूसरा मिल में चाहिए, तो आप वो पर्टिकुलर सैंपल दिखाने से और मांगने से वो उसका हिसाब से हम लोग कोई भी मतलब करके दे बट सकते हैं। ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड क्यों नहीं है, इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, वैसा, बट इट्स हाँ। जस्ट इवॉल्व लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक एवरी पेपर मिल डिसाइडेड दैट ये स्टैंडर्ड शेड है, ऐसा नहीं है। सो आई डोंट नो द रीजन। हाँ, डिपेंड्स ऑन द मशीन आल्सो, On the machine कोटिंग के कोटिंग टेक्नोलॉजी, कोटिंग कितना हाई वेट कर सकते हैं, कोटिंग GSM के ऊपर भी डिपेंड करता है, और सिंगल कोटिंग, डबल कोटिंग, ट्रिपल कोटिंग, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। बट एज ही सेड इट्स वेरी पॉसिबल। जैसे आप हमारे पास आ गए और बोले कि ये एक इम्पोर्टेड बोर्ड का शेड है, मुझे ये चाहिए, सो वी कैन ऑलवेज ट्वीक एंड ट्विस्ट टू मेक दैट शेड। या जैसा LAB वैल्यूज मेजर करके L वैल्यू, A वैल्यू, B वैल्यू, उसके हिसाब से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। फिर आ गया स्मूथनेस। स्मूथनेस बेसिकली हो गया कि आपका सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, प्रिंटिंग जिससे कि ढंग से आए। तो अब इसमें भी डिफरेंस होता है। जैसे आप अगर ग्रेव्योर प्रिंटिंग करेंगे, बिकॉज उसमें ब्लैंकेट इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट सिलेंडर से इंक आ रहा है, तो उसमें आपको और ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए। ऑफसेट की अपनी एक स्मूथनेस की रिक्वायरमेंट होगी। और तो आई थिंक द वैल्यू इज़ 2, PPS 2 के ऊपर ऑफसेट में नहीं जा सकता। PPS वी ट्राई टू कीप इट बिलो 2। Yeah, we keep it below 2 because like better the smoothness, better the printability generally. 2 को ऊपर basically higher the value, more roughness. Hills and values ज़्यादा तो है। मैं आपको वो बता देता हूँ क्यों, वाई हायर द वैल्यू द मोर द रफनेस। बिकॉज ये स्मूथनेस मेजर कैसे होता है कि आपने एक बेसिकली पेपर के ऊपर एक स्टिफ लोहे का पीस रखा है और इन दोनों के बीच में से आप हवा पास करते हैं। तो अगर हवा ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब पेपर में हिल्स एंड वैलीज ज़्यादा है, तो मतलब इट इज़ रफर। सो द हायर वैल्यू इन दिस टेस्ट मेथड मीन्स दैट ज़्यादा रफ है। जितना कम वैल्यू आएगा उतना मतलब हवा कम जा रहा है, मतलब उतना स्मूथ है पेपर। सो विच इज़ वाई हायर द वैल्यू इट्स एक्चुअली रफर, इट्स नॉट स्मूदर फॉर दिस टेस्ट मेथड दैट वी यूज़। इट्स द LNW मेथड, नो? Yeah, LNW. LNW मेथड में द हायर द वैल्यू द रफर द बोर्ड इज। वी वुड प्रेफर अ लोअर वैल्यू। It is basically microns measured. Value means कैसा है कि hill और valley के बीच पे distance, that is in microns. So 2 microns is higher, 3 microns is much higher, 1 micron is lower. So जितना low value रहेगा उतना smooth रहेगा board. What is their value for art paper and board? बोर्ड मल्टी प्लाई बोर्ड में रफनेस वैल्यू थोड़ा सा हल्का सा हायर रहेगा सर, और आर्ट पेपर में लोअर साइड रहेगा, बिकॉज ऑफ इट इज सिंगल लेयर एंड ऑल्सो दैट कोटिंग इज हायर, उसकी वजह से। फिर एक ये IGT पिक रेजिस्टेंस होता है। पिक रेजिस्टेंस इज बेसिकली अगेंस्ट कोटिंग। पहले हमने प्लाई बॉन्ड की बात की थी। प्लाई बॉन्ड में हम बात कर रहे थे कि पेपर के तीनों लेयर आपस में फट के निकलने नहीं चाहिए। ये पिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, एक हमने फिर बात किया था ऊपर कोटिंग होता है,
तो पिक रेजिस्टेंस क्या चेक करता है कि कोटिंग उखड़ना नहीं चाहिए। तो ये एक अलग टेस्ट है, ये देयर इज नो पॉइंट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट आइडिया इज़ कि आपके पास जब पेपर आता है तो स्पेसिफाइड आना चाहिए और प्रॉपर्टीज़ ऐसी आनी चाहिए हमेशा कि वो प्रिंटिंग में आपको दिक्कत ना दे। सो ऑल दीज प्रोसेसेस प्रॉपर्टीज़ नीड टू बी कंट्रोल्ड इन द पेपर। तो नाउ इफ़ अगेन यू लुक एट योर स्पेक शीट, जो आपको पहले स्पेक शीट दिया था, अगर आप उसको एक और बार देखें, सो नाउ इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट कि आप पूछ लीजिए। अभी आपको कोई ऐसा उसमें पैरामीटर लग रहा है जो अभी भी क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आता है? यस, यू विल ऑलवेज ब्लीच पल्प, बिकॉज आप पल्प को ब्लीच करते तो धीरे धीरे वो थोड़ा वाइटनेस की तरफ बढ़ता है। ब्लीचिंग इज़ बेसिकली आप एक तो एलिमेंटल क्लोरीन प्रोसेस होता है ब्लीचिंग में, जो आजकल इट्स नॉट द राइट वे बिकॉज क्लोरीन इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ यूज़ एलिमेंटल क्लोरीन फ्री टेक्नोलॉजी। तो उसमें आप क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, बट उसके ऊपर हम ओजोन भी यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग में बेसिकली क्या होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड ओजोन ये सब ऑक्सीडाइज करते हैं लिग्निन को। एज वी सेड वी वांट टू रिमूव द लिग्निन एंड लिग्निन इज़ व्हाट क्रिएट्स द येलोनेस। तो आप ऑक्सीडाइज करके लिग्निन का एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको आप निकाल सकते हैं। तो वरना वो बहुत, आई शोड दैट फोटोग्राफ ऑफ पल्प ना, कि वो कैसा एकदम काला सा था, ब्राउन, डार्क ब्राउन सा था। तो उसको धीरे धीरे वाइट करने के लिए ब्लीचिंग करना ही पड़ेगा। वन एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है, ग्रे बैक बोर्ड आपने देखा ना, जो सेंटर लेयर और बॉटम लेयर है दैट इज़ नॉट ब्लीच्ड, दैट इज़ द रीजन इट इज़ ग्रे। इट इज़ सो ग्रे। इन द रिसाइकल कंटेंट, जहाँ रिसाइकल कंटेंट है वो तो ग्रे ही दिखेगा। अगर वर्जिन बोर्ड में अगर हम लोग ने अगर ब्लीचिंग नहीं करेंगे तो क्राफ्ट शेड में दिखेगा। हाँ, तो वो आपको क्राफ्ट जैसे दिखेगा। तो इसलिए जैसे वो ब्लीच नहीं है, वो आपको बिकॉज इट इज़ वर्जिन पल्प, वर्जिन फाइबर। वाइट बैक में जो बॉटम सबसे बॉटम लेयर है वो ब्लीच है, जो सेंटर लेयर है वो ब्लीच नहीं है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, जो कि आप डाइन वैल्यू में जनरली आप शायद मेजर करते होंगे। तो कोई पॉली कोटेड, ये प्रॉपर बोर्ड सरफेस के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ एडिशन करते हैं जैसे BOPP फिल्म या LDP या हाँ मेटपेट, उसके ऊपर आपको सरफेस टेंशन मेंटेन करना होता है जिससे कि नॉन वेटिंग हो जाए थोड़ा मटेरियल। अगर सरफेस टेंशन हाई रहेगा तो फैलेगा नहीं, उसमें प्रॉपर प्रिंट रिसेप्शन होगा। Yeah, so basically something like polyfilm or medpet or this thing, उस पे surface tension should be maintained. So it's given through corona treatment, हमारे corona treatment बोलते हैं. So that generally should be a dyne value of not less than 45 dynes. No, for the printability it is 38 is the minimum. So 40 to 44 is better. Yeah. But our delivery specs would be that when we dispatch it, we will not give it below 45, so that by the time it comes to you, even when it drops, it will not drop below the printable limit. We do corona treatment to increase that surface tension, surface energy. No, not for entire paper. It is only for the poly extruded products, which goes for the paper cups and Ice food. cream cartons, so the polycoated ones. No. You will have to, because ink will not get absorbed by the board. No, there is a film, barrier film is there. No, as he said, for offset printing, generally, एक तो you don't need to maintain surface tension for directly printing on paper. You need to, it's required to maintain it only if there is a separate film on it. Yeah. Surface tension, when we are talking, it is for the non-porous material. Yeah, so if it's porous and it absorbs, you don't need that high surface tension. But if it's non-porous and it's not going to absorb the ink, then you need higher As surface such, tension. normal paper or paper board, it would be 32, 33. That is good enough because ink will get penetrated in the board. जी, I read. जी, जी. Yeah. सिल्वर फॉइल के लिए भी आपको सरफेस एनर्जी चाहिए. जहाँ आपको अगर इंक एक बैरियर फिल्म को ऊपर आ रहा है और वो स्टॉप कर रहा है बोर्ड के अंदर घुसने के लिए, वहाँ पर आपको सरफेस एनर्जी इंपॉर्टेंट है. And why? Because the surface energy is there, it will pull it together, so it will stay at one place. Otherwise, there will be wetting, it will spread out. कभी क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग प्रिंटिंग लैमिनेशन करते हैं ना, तो जैसा डीलैमिनेशन जैसा होता है ना, बीच में पकड़ता नहीं, लैमिनेशन जैसे हम लोग सीट छोड़ते, तो उसका रीज़न क्या सर? पेपर के
ये थिकनेस की वजह से होता है कि कभी कभी गम का की भी प्रॉब्लम नहीं, आप क्या लैमिनेशन, आप BOPP फिल्म लैमिनेट कर रहे हैं पेपर के ऊपर और कहीं कहीं बीच में पकड़ा नहीं है, जैसा डीलैमिनेशन जैसा होता है ना, कि बीच बीच में ऐसे वो बबल जैसा दिखता है। वो हाँ वो जो ऐसा कोटिंग जो ऊपर का जो टॉप सरफेस होता है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं, जैसे कि अगर आप पर्टिकुलरली कोई भी सैम्पल देखेंगे या कोई भी पेपर बोर्ड देखेंगे आपको, जो आप जैसा बोल रहे हैं ना कि डिफरेंस इन द थिकनेस, आपको यूनिफॉर्म थिकनेस रहेगा और स्पेसिफिकेशन में आप देखोगे तो कैलिपर का एक परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस भी है कि यूनिफॉर्मली 5% का ऊपर नीचे नहीं जाएगा, प्लस और माइनस साइड। आपको जहाँ जैसा कि आपको मतलब डिलैमिनेशन जैसा लग रहा है वो पेपर बोर्ड का वजह से नहीं हो सकता, वो कुछ एयर एंट्रैप होने की वजह से बबल फॉर्मेशन होगा, बबल फॉर्मेशन की वजह से आपको ऐसा इफेक्ट दिखेगा। ज़्यादातर वो प्रॉब्लम पेपर की वजह से नहीं आएगा, वो आएगा बिकॉज वहाँ पे हवा है या फिर गम नहीं पकड़ा है। जब भी आता है कि हम लोग फिल्म अगर करते हैं ना ऊपर तो इजीली वो निकल जाता है। और पेपर भी निकल जाता है उसके साथ। ना ना सर, पेपर नहीं निकलता। पेपर नहीं। फिल्म तुरंत बाद में हम लोग कंप्लीट तो करते हैं, जहाँ से हम लोग गम के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा मैं सोचा कि चलो पेपर के अंदर हो सकता है क्या ऊपर टॉप सरफेस में अगर थिकनेस में कुछ प्रॉब्लम है, कैलिपर में कुछ प्रॉब्लम है। कैलिपर की वजह से नहीं होगा, अगर वो गम अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तब हो सकता है। नहीं, वो भी हो सकता है बराबर, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उस समय क्या कर रहे हैं कि आपको एक बार डायरेक्ट बोर्ड में भी एक बार लैमिनेशन करके देख लीजिए, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंटेड में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर वो इंक और गम का जब भी टेस्टिंग करते हैं ना तो ऑलरेडी क्या पहला ये प्रोसेस करते हैं हम लोग कि लैमिनेशन पहले प्रॉपर करके देखते हैं, मतलब प्रिंटिंग नहीं सर, पहले लैमिनेशन करके हाँ सेटिस्फाई तो ओके तो हम लोग आगे प्रोडक्शन। ये कौन सा ग्लू लगाते हो ये वेट लैमिनेशन? वेट लैमिनेशन ही होगा। टेस्टिंग करते हैं ना सब, कैलिपर बोलो जीएसएम बोलो, उसके साथ हम लोग लैमिनेशन भी करके देखते हैं। वेट लैमिनेशन की आप मतलब ड्राई वेट लैमिनेशन, वो BOPP की पेट BOPP। अब फिर पेट से भी एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर पेट से अगर आपको उसका बेटर बॉन्डिंग मिलता है तो BOPP से भी पेट थोड़ा रिकमेंडेड है। एक्सपेंसिव। खाली समझने के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर प्लेन पेपर पे लैमिनेट किया और उसमें प्रॉब्लम नहीं आया, दैट मींस पेपर का प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉसिबली इंक्स और उसका प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट There is a possibility of the powder also. वो क्या जैसा हम लोग डायरेक्टली हमको बोल के कि हमारा गम का प्रॉब्लम नहीं, हमने ये देख तो हमको अभी जाए किसके ऊपर, आप तो बोल रहे हैं कि पेपर का हो ही नहीं सकता, वो लोग बोलते हैं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा पेपर का हो ही नहीं सकता है, हो सकता है, इट माइट बी दैट अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, बट जनरली नहीं होगा। नहीं, वो जैसा कि अगर पेपर बोर्ड लेयर भी उसके साथ आ रहा है तो देन उसका प्लाई बॉन्ड में कुछ वेरिएशन रहेगा तो आपको उस तरह से आता है। अगर पेपर वहाँ से नहीं निकलता, सिर्फ फिल्म का बीच में गैप है तो वहाँ पर कुछ गम पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम रहेगा यार फिल्म का। अब सैंपल कुछ रहेगा तो फिर हाँ, आप सैंपल भेजेंगे तो एग्जैक्टली हम आपको बता सकते हैं, अगली बार आप हो तो फिर हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ के जाएंगे, आप डेफिनेटली हमको भेजिए, हम एनालाइज करके आपको बता देंगे क्या है। क्यों हम वैसा मतलब एक्चुअली स्पीकिंग मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा हाँ, मैं भी वो जनरली एयर गैप का वजह से हो सकता है, बट इतना ही पता है। बट आपका क्वेरी एक बार चांसेस कम होते हैं लेकिन कभी कभी आता है, जब आता है तभी वो क्या कभी अर्जेंसी होती है, कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम होता है। आप सैंपल शेयर कर लीजिए, फिर हम देखें। आप एक काम करना, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स शिवा अपना कार्ड भी देगा, अगली बार जब होगा तो हमारे लिए भी कुछ सीखने को मिलेगा, बस थोड़ा रह रही है प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो, तो आप भेज दीजिएगा, वील गेट इट टेस्टेड एंड टेल यू एग्जैक्टली क्यों हुआ। Many times when you print cartons, it's a full partner job. And you print it and then you varnish it. It has happened once with us. You varnish it when you crease it, in varnishing. तो वहाँ पे वो ब्रेकेज आता है जो कलर का भाग आता है, and when you laminate it, it comes proper. So what is the exact mistake? Is it the ink? Mistake on the board? That you got the point? It happens many times. And sometimes we want to know beforehand that when you print, what is the right paper that you take for carton specifically? कि edges पे जहाँ पे crease आने वाला है, वहाँ पे breakage नहीं होना चाहिए. So what should we give a specification to the paper वाला या नहीं, varnish when you talk, it is UV varnish or it is aqueous varnish? Aqueous varnish. उसपे वो breakage है, लेकिन अगर आप laminate करते तो perfect आता है. It happens once with me. Or ink is dried fully properly on that. Yes, specific. See, I'll tell you what I have seen, that UV crack
I mean, when they do the UV varnish, then that kind of crack can come. That could be because of the ink not dried before it goes to the UV varnish. That time, because of the ink is still undried, then it can give a UV crack. That is one case that we'll have to see.